अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दो सवाल दिए थे होमवर्क, कौन कौन से थे? जून 12 और दिसंबर 9। मेरा ख्याल है कि आसान सवाल थे और जो दुनिया यहां बैठी है कैमरे के इस पार उनको भी कोई मसला नहीं। तो अगर कोई मसला किसी को हो तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। दिसंबर 9 और जून 12 चूंकि पुराने हैं तो उनका लेवल भी पुराना ही है। इसका मतलब जो पुराने लोग हैं वो चूंगे में पास हो गए ना। हाँ, मेरे दौर में तो मैट्रिक के बाद ही वो दे देते थे कि आप सीए हैं जाएं। चलें, रीसेंट अटेम्प्ट का, रीसेंट तो नहीं खैर 2 साल पुराना ही है लेकिन मुश्किल में से। अब आप ऐसा करिए कि दिसंबर 2017 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें। दिसंबर 2017 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। लेक्चर पॉज करके सवाल पढ़ लीजिएगा। सवाल अच्छी तरह पढ़ें तो फिर फायदा होता है सवाल बोर्ड पे देखने का। चले लेक्चर पॉज करें और सवाल पढ़ें। पढ़ लिया? हाँ जी, इसमें ना रश थोड़ा सा ज्यादा है तो आप बेहतर होगा अगर इसको ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से कि हम 1 जुलाई 15 से लेके 30 जून 16 ये ईयर है जो सवाल है। नहीं, ये साल है जिसका हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इस साल में हुआ क्या है? इस साल में हुआ यह है कि हमने एक सब्सिडरी खरीदी थी। कब? एमएल कब खरीदी थी? 1 जुलाई 14। ये हमने एक एमएल सब्सिडरी खरीदी थी। एक तो ये हुआ कि हमने इसको, अच्छा खरीदा कितना था? 80%। तो पहले तो हमने ये किया कि इसमें से थोड़ा सा बेचा। कितना बेचा? इसमें से हमने 20% बेच दिए। इधर यहां हमने इसको 20% बेचा और ये कंट्रोल इज लॉस्ट वाला बेचा नहीं, इसको 20 बेचा मतलब 80 से 60 पे आ गया। स्टिल सब्सिडरी रही। तो स्टिल सब्सिडी रही तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गेन ऑन डिस्पोजल तो नहीं निकालते, एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो 60% रही और अब ईयर एंड पे आके उसको हमने और बेच दिया। और अब की बार जब बेचा, पहले वो एस से एस पहुंचा था और अब उसको एस से ए पे पहुंचा दिया। और ये ईयर एंड का वाकया है। ये हुआ है एमएल के साथ। तो इस साल में एमएल की 2 ट्रांजैक्शन हुई, एक एस टू एस डिस्पोजल और दूसरा एस टू ए डिस्पोजल। ये इसी साल बन रहा है ना, 1 जुलाई 16। अगर 30 जून 16 होता तो फिर पिछले साल की बात थी। 1 जुलाई 16, तो इस साल 2 काम हो रहे हैं। वैसे तो खैर बैलेंस शीट है तो चाहे पिछले साल भी हो तो ऐसे ही करते, लेकिन पहले हम उसको 80 से 60 पे लाएंगे जिसके लिए वो इक्विटी एडजस्टमेंट सॉल्व होगी। फिर वहां से ऑनवर्ड यहां तक वो स्टिल सब्सिडरी रहेगी लेकिन एंड पे आके वो बिक जाएगी, कंट्रोल इज लॉस्ट वाली बिक जाएगी। तो फिर हम यहां पर गेन ऑन डिस्पोजल भी निकालेंगे। ये इसकी 2 काम इस एमएल के हो गए। और इस साल हमने एक और सब्सिडरी खरीदी है जो डायरेक्टली खरीदी है, बीएल। तो हमारी इस साल में 2 सब्सिडरीज रही जिनमें से एंड पे आके एक सब्सिडरी को एसोसिएट बना दिया। और इसके अलावा ज्वाइंट ऑपरेशंस भी है, ज्वाइंट वेंचर नहीं, ज्वाइंट ऑपरेशंस। ठीक है, सिर्फ वर्ड ज्वाइंट देख के अगला वर्ड ही ना देखें, ज्वाइंट का सवाल आ गया। ज्वाइंट ऑपरेशंस है
और जॉइंट ऑपरेशंस में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट करते हैं। हम उनके एसेट्स के हिस्से अपने एसेट्स में शामिल कर लेते हैं। जो उसका प्रॉफिट, अगर इनकम एक्सपेंसेस की भी वही रेशो है तो बैलेंस शीट के सवाल में हम उसके प्रॉफिट का भी वही रेशो ले लेंगे। वरना ऐसा हो सकता था कि इनकम एक्सपेंसेस की रेशियोज फर्क होती, जैसे एक वाईकेप की एग्जांपल मैंने नोट्स में डाल के करवाई थी। तो अगर फर्क होती तो हम प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट लेते, लेकिन चूंकि रेशो सेम है तो हम इसके प्रॉफिट का भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें एक सब्सिडरी S2S, S2A डिस्पोजल आ गया, एक सब्सिडरी खरीदनी आ गई और एक जॉइंट ऑपरेशंस आ गया। चले, दो सब्सिडरीज की गुडविल निकलेगी, क्योंकि जो सब्सिडरी बेची है गुडविल उसकी भी निकालनी है। ईयर एंड में बेच दिया ना सब्सिडरी, ये कल भी मैंने जिक्र किया था। चूंकि सब्सिडरी बेच दी और जहन में बात आती है कि उसको कंसोलिडेट तो करना नहीं है, तो फिर एक पहला रिएक्शन जो होता है कि जब कंसोलिडेट ही नहीं करना तो गुडविल क्या करनी है, गुडविल निकालनी है, क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल में गुडविल ने काम आना है। गुडविल की वर्किंग कर लेते हैं। एक है ML और एक BL। कंसिडरेशन क्या थी, एक ही थी शायद या मल्टीपल थी, तो क्या है, शेयर्स वगैरह अलग अलग है? नहीं, ML का क्या था 40 और BL 1, बस। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये दोनों हमें बैलेंस शीट से देख के पता चल रही है। ये भी बैलेंस शीट से पता चल रही है, क्यों? बैलेंस शीट में तो थोड़ी बिक गई है, तो ये हमें 0.1 से पता चल रही है। NCI फेयर वैल्यू या सादी? चलो इसको बाद में लिखते हैं फिर। लेस एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स। कैपिटल कितना कितना था? 2200 और 10,000। और प्रीमियम है? प्रीमियम है 900 और नहीं है। और 1400 निकालनी पड़ेगी। ये हमने पहले भी किया था एक सवाल इस तरह का, जिसमें आपको गुडविल बता दी थी और वापस चल के रिटर्न अर्निंग निकाली थी। चले निकाल लेते हैं। और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी? क्या है? कुछ भी नहीं है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग है 200 मिलियन। तो BL की रिटेन्ड अर्निंग्स हम बैलेंसिंग करके निकाल लेते हैं। बाकी इसका डब्बा कितना? 4500। अच्छा ये बताएं कि कैश फ्लो बिल्कुल फारिग है, या क्योंकि दो लोग आर्टिकल नहीं कर रहे, जो आर्टिकल्स कर रहे हैं उन्होंने बनाई कभी कैश फ्लो के नहीं, कभी किसी असाइनमेंट पे है? कैश फ्लो फारिग है बिल्कुल। हाँ तो वो पुरानी बात है ना, मतलब आता है कैश फ्लो या बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट बताऊं पहले? वो इतना ही आता है। अच्छा बस इसके बाद नहीं, आज नहीं है, अभी तो SOC यही कराना है, कल इंशाल्लाह। हाँ कराएं, क्योंकि फॉर्मेट तो मैं दूंगा उसका बिल्कुल, लेकिन मुझे ये था कि ये तो नहीं कि मुझे बिल्कुल पुरानी वाली सवाल करा के रिवाइज करानी पड़ेगी। चले एक करा दूंगा, एक सवाल करा दूंगा। वो कैमरे के उस पार वालों को मसला हो सकता है,
तो 1 साल करा के रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि मेहनत पुरानी वाली ही है, यहां पर कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा हैं। अच्छा, ये 4500 हो गया, और एनसीआई का इस पे कितना हिस्सा है एमएल में 20, तो 4500 का 20 900, इसकी गुडविल बन गई 800, और ये तो है एट एक्विजिशन, और अब ये पिछले साल तक इंपेयर हो चुकी हुई थी कितनी 20%, यानी 160, बाकी रह गई 640। ये बताया हुआ है कि ये कितनी है 180। ये मैंने ना पहले एक साल में ये करवाया हुआ है, 2 मिनट का काम है, करें ट्राई, इसको पूरा, ये खाली जगह पुर करें, डीएल की खाली जगह पुर करें। चाय क्या 2000 ना, है क्या नहीं सही। जल्दी भाई, कितने परसेंट हमने शेयर्स खरीदे 60%। तो अगर हम इसके नेट एसेट्स के टोटल को, इस डब्बे को अगर एक्स कह लें, तो 7500 प्लस 0.4x माइनस एक्स इज इक्वल टू -180। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 12800, ये 12800, और इसका बैलेंस करेंगे तो 2600, और 12800 का 40% 5120।
गुडविल ओके, अदर रिजर्व्स तो नहीं है, तो फिर वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी है वो अलहदा से बस बैलेंस शीट में लिख देंगे, यानी वर्किंग कर लेंगे उसकी, लेकिन उसको बस अलहदा से बैलेंस शीट में लिख देंगे। रिटेन अर्निंग की वर्किंग करता हूं। पेरेंट का नाम क्या है? एसएल, एसएल है, बीएल है और एमएल दो आएंगे ना। तीसरा इसलिए नहीं क्योंकि वो ईयर एंड पे आके ही हुआ है, तो एमएल दो आ जाएंगे। एक एमएल आ जाएगा 80% और एक एमएल आ जाएगा 60%। अच्छा, मैं आदतन कॉलम बना रहा हूं वरना मुझे पता है इसमें एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है, तो कॉलम बनाए बगैर, देखें कॉलम तो हम इसलिए बनाते हैं ना, कोई यूआरपी होता, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती, तो उसमें है ही कुछ नहीं। तो इसकी कॉलम बनाए बगैर हम सीधा सीधा यहां पर लिख देंगे ऐड शेयर इन एमएल, फिगर्स पता है, ब्रैकेट के अंदर भी काम चल जाएगा। तो मैंने बस ऐसी आदतन बना दिया ताकि हम आदत देखें, आदतन वर्किंग चलाएंगे ना तो सवाल पे कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर आप जो यहां बैठे हुए हैं या जो कैमरे के पार हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी हम पेज क्यों जाया करें, तो आप ना बनाएं चाहे कॉलम, मैं तो ब्रैकेट में कर दूंगा काफी है। एसएल की बैलेंस शीट की फिगर, रिटेन अर्निंग्स की 61, बीएल की 6000, ये नया वाला है ना, तो ईयर एंड की फिगर यहां 3200, और ये इससे कितना पुराना है? साल पुराना है, तो इस साल में जो कमाया वो रिवर्स कर दें तो ये आ जाएगा। क्या कमाया इस साल में? ये एक साल पुरानी पोजीशन है, तो इस साल का पैट रिवर्स कर देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे 700, यानी ये आ जाएगा 2500। दिसंबर 17 क्वेश्चन 2। जी, एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? एक तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन है, इस 200 मिलियन के लिए जिंदगी कितनी है और कितना अरसा पुराना वाकया है? 2 साल, 1 साल, 2 साल, तो 16 और 2 25। पॉइंट नंबर 1, इंपेयरमेंट, गुडविल की इंपेयरमेंट किस कॉलम में से लेस? एसएल में से, क्योंकि एनसीआई सादी है 160। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 2, तो मैंने कहा 30 से चला लेना। पॉइंट 2 में नहीं, पॉइंट 3 में नहीं है। पॉइंट 2 में क्या है जी? जो शेयर्स बेचे हैं उनको बेच के जो इंडिविजुअल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा वो रिवर्स करना है, और प्रॉफिट ही है लेस प्रॉफिट रिवर्सल। अच्छा, ये ना 2 हैं, क्योंकि 2 बेचे हैं ना, 2 अलग अलग मौकों पे बेचे हैं। सबसे पहले कितने बेचे? 20%।
प्राइस बताइए, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स से चल लेते हैं। हमने शेयर्स कितने खरीदे थे? नहीं, बल्कि प्राइस नहीं, टोटल बताया, सॉरी टोटल बताया। तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी एमएल में? 4400। तो जब हमने 20% बेचे तो कितने के बेचे? डबल में से क्या माइनस करूं? यही जज्बाती आंसर सुनना था मैंने। 4400 का 20%, 4400 का 20%, टोटल का 20%। हमने अपनी होल्डिंग में से 20% नहीं बेचे। ऐसा नहीं है कि हमने 80% शेयर्स खरीदे थे, उस 80 का 20 यानी 16% नहीं, टोटल का 20 बेचे हैं। और इसकी वर्डिंग में चूंकि कंट्राडिक्शन तो खैर नहीं, एम्बिग्विटी है कि डिस्पोज्ड ऑफ 20% होल्डिंग, तो एक शक आ सकता है कि किसका 20%, टोटल शेयर्स में से 20% या जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसका 20%। तो उसने और क्लियर कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब 80 से 60 हुए हैं, यानी टोटल के 20 बेचे हैं। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का 20 बेचा होता ना तो हम 4400 का 20% कर लेते, लेकिन टोटल शेयर देखें, टोटल शेयर्स कितने थे? 220 मिलियन। हमने 220 मिलियन के 80% खरीदे थे, तो उस 80% में से उन 80% का 20% नहीं बेचे, 220 मिलियन का जो 20% बनता है वो बेच दिए। ये बात उसने और क्लियर करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया, वरना अगर ब्रैकेट ना लिखा होता ना तो उस पर शक पड़ता है, 20% होल्डिंग, शक पड़ता है कि जो हमारे पास है उनमें से 20% या वैसे टोटल का 20%। तो उसने क्लियर कर दिया ब्रैकेट के अंदर कि लीविंग हमारी इन्वेस्टमेंट 60। तो हमने 4400 का 20% नहीं बेचा। आप ये कर सकते हैं कि 1188 माइनस 4420/80, ठीक है, 20/80, 4480 है ना, तो 20 कितने होंगे? तो 20/80 क्या बना? 88 प्रॉफिट ही था ना, तो 88 नेगेटिव। और अगली दफा हमने कितने बेचे? 35। कितने के बेचे? 2926 4400 35/80। जी मैंने क्या लिख दिया? कितने के बेचे? अच्छा, वो 8 इधर गिर गया ना, ऐसा हो गया। $1,001 जो इंडिविजुअली शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाया था वो रिवर्स कर दिया, और इसकी जगह पर हम गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी लाएंगे। तो अब हम दो वर्किंग्स कर लेते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल की और वो जो पहली एडजस्टमेंट इन इक्विटी है। क्योंकि पहले 20% बेचे तो उस पर एडजस्टमेंट इन इक्विटी बनती है, और फिर 35 और बेच दिए तो उस पर गेन ऑन डिस्पोजल बनता है। कर लेते हैं, चलें बाकी चीजें देख लें और क्या है। पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 नेगेटिव गुडविल, $180। पॉइंट 4 सेलर कौन है?
BL, और बायर ने इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लिया हुआ है। प्रॉफिट कितना कमाया था? 50 इंटू 20%। लेकिन आपको कल ही नोट लिखवाया था कि जितना बायर ने राइट डाउन कर लिया हुआ है वो इसमें से नेट कर लें। तो बायर ने कितना राइट डाउन कर लिया हुआ है? 6, तो वो इसमें से निकाल दें। अच्छा, अगर बायर ने 12 राइट डाउन कर लिया होता तो फिर हम यूआरपी को छोड़ देते हैं। सेलर कौन है? BL। Point number 4, point number 5. दिसंबर 17, क्वेश्चन 2 जी। पहुंचे यहां तक, फिर 0.5 बताता हूं। हाँ जी, यहां तक ओके। जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट ऑपरेशंस में भी गुडविल हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। चेक कर लेते हैं। हमने नया जो सेटअप किया, एक प्लांट लगाया, पावर जनरेशन यूनिट लगाया, और इसकी टोटल कितनी कॉस्ट आई? 1550। और हमारा इसमें हिस्सा कितना है? कितना बना? 1550 का 40%। और आ कितना रहा है बैलेंस शीट में? 620। तो ठीक है, गुडविल नहीं है। और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसी इन्वेस्टमेंट के बदले हम क्या करते हैं? इसको खत्म कर देते हैं और इसके बदले जो अपना प्रोपोर्शनेट हिस्सा है वो ले आते हैं। तो जो इस, चूंकि है ही एक प्लांट, सिर्फ पीपीई है, तो इस पीपीई का 40% हम अपनी बैलेंस शीट में कंसोलिडेट कर देंगे, वही 620 बनेगा। देखें, हमने तो अभी इसको इन्वेस्टमेंट दिखाया हुआ है ना, लेकिन जॉइंट ऑपरेशंस की क्या ट्रीटमेंट होती है कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसको खत्म करके एसेट्स और लायबिलिटीज में प्रोपोर्शनेटली अपनी बैलेंस शीट का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये कोई सेपरेट सेटअप नहीं था, यानी प्रॉपर कोई कंपनी नहीं थी, बस वैसे ही हमने प्लांट लगाया था। तो उस प्लांट का 40% लेके, यानी 620 अपने पीपीई में ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये कब का वाकया है? 1 जुलाई। तो अब जब पूरा साल एंड होगा तो फिर उस जॉइंट ऑपरेशन ने कोई इनकम एक्सपेंसेस भी किए होंगे, उसका प्रॉफिट में हिस्सा भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, और वो सारा कुछ करके उसका 40% हमारा हिस्सा होगा।
तो वो यहां पर ऐड शेयर इन जॉइंट ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो था ना कि इनिशियल में या सब्सिक्वेंट में गुडविल हो सकती है जॉइंट ऑपरेशंस। हाँ, तो इखलाकन एहतियातन, ताकि ये चीजें याद रहें आपको। हो सकता है ना, जिस तरह उसमें था, हमने एक एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर इंटरेस्ट एक्वायर किया था, तो उसमें गुडविल आ गई थी ना। हो सकता है हम किसी का शेयर खरीद रहे हो, यानी हो सकता है जब ये प्लांट सेटअप हुआ था तो दो पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल था, हमने अब उनसे खरीदा, अब तीसरी पार्टी हम बन गए ज्वाइंट कंट्रोल, तो हो सकती है उसमें गुडविल। अच्छा, मैंने आपको कंसोलिडेशन डबल एंट्री से तो नहीं करवाई, लेकिन जो जॉइंट ऑपरेशन है ना, इसमें कर लें डबल एंट्री तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आप इसका एक डेबिट भूल जाएंगे। करता हूं तो बताता हूं। मैंने आपको जब जॉइंट ऑपरेशंस पढ़ाया था और आईकैप की बुक के एग्जांपल से भी सिखाया था, तो उसमें भी मैंने डबल एंट्री तो खैर नहीं की थी, लेकिन वो करंट अकाउंट का बैलेंस एक सिखाया था, जॉइंट ऑपरेशंस कराया था कुछ अर्सा पहले। तो उसमें आईकैप की बुक के एक एग्जांपल छापी थी मैंने, और उसमें एक पता नहीं 7,20,000 के 7,80,000 करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा था। डबल एंट्री से बताता हूं आपको, आसानी ये होगी कि अगर डबल एंट्री ना करता जॉइंट ऑपरेशन की, देखें सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना जो है ना, वो तो तकरीबन कंफर्म वही वाले प्रोसीजर्स हैं, उसमें गलती का चांस बहुत कम होता है, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन की आप अगर डबल एंट्री बना लें तो फायदा होगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट उड़ा के पीपी बनाने लगा हूं, कितना 620। एक काम तो ये कर लेते हैं, अब साल एंड हो गया, तो इस साल के एंड पे जो एक्सपेंसेस इनकम्स हैं उनका अपना हिस्सा हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। डेप्रिसिएशन कितनी, आपको लाइफ बताई हुई है, तो आप इसी को ही 620 को ही डेप्रिशिएट कर लें, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने पूरे 15-50 की करनी है, लेंगे लेना तो बीच में अपना हिस्सा ही है ना, तो 620 को ही डेप्रिशिएट कर लें, तो डेप्रिसिएशन बन गई और पीपी क्रेडिट हो गया 62। बाकी क्या क्या इनकम एक्सपेंसेस हैं, सेल्स हैं 1100, तो हम कितना लें इसमें से 440, और क्या है पावर जनरेशन कॉस्ट है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। जनरेशन कॉस्ट का 40 कितना बना, 268 और ऑपरेटिंग का 52। तो अगर हम अपने इन इनकम्स और एक्सपेंसेस का हिस्सा लें तो एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, और मजीद कुछ आइटम एक्सपेंस इनकम नहीं। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि इसमें मैं अगर स्टूडेंट बन के भी सोचूं तो मैं नेचुरली क्या करूंगा कि इनकम्स और एक्सपेंसेस का अपना हिस्सा यानी प्रॉफिट ले लूंगा बस, क्योंकि याद है कि प्रॉफिट का हिस्सा हमने लेना है, बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। ये डबल एंट्री पूरी नहीं, डेबिट और चाहिए ना, नजर आ रहा है कितना डेबिट और चाहिए 1। ये क्या है डेबिट, डेबिट किया मैंने, ये क्या है 120,
इसको पैसे नहीं ना मिले, लिखा हुआ है पैसे वैसे कोई नहीं मिले इसके, तो ये वो करंट अकाउंट रिसीवेबल है, ये उसने वो दूसरी पार्टी से लेने हैं पैसे। ये लिखा हुआ है कि जो पैसा आया गया वो दूसरी पार्टी के पास आया गया, इसके पास तो कुछ नहीं आया। तो अगर ये अपने रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस में शेयर लेगा तो रेवेन्यू ज्यादा बनता है ना, एक्सपेंसेस से रेवेन्यू ज्यादा है, तो उसका हक है ना वो पैसे लेना। तो वो किससे लेने इसने वो पैसे? उस दूसरे ऑपरेटर से। तो उस दूसरे ऑपरेटर का करंट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, तो वो हमें साथ एक करंट अकाउंट रिसीवेबल डालना पड़ेगा। अगर ये डबल एंट्री ना करता तो 120 इग्नोर कर जाते। तो जॉइंट ऑपरेशंस में आप बेहतर है डबल एंट्री कर लें, वरना इनकम एक्सपेंसेस तो ले लेते 40%, ये 120 मिस हो जाता। तो मैंने तो इतना गंदा मंदा किया है, वरना आप इसको बिल्कुल वर्किंग 2.3 कह दें जॉइंट ऑपरेशंस की। मैंने तो थोड़ा गंदा मंदा कर दिया, इसको साफ सुथरा कर लें। ये वर्किंग 2.3 प्रॉपर वर्किंग हो गई है, कोई मसला नहीं। तो जॉइंट ऑपरेशंस की आई रिकमेंड के डबल एंट्रीज कर लेना। ये एक्सपेंसेस और इनकम्स का 40% लिया और बैलेंसिंग हमारा दूसरे ऑपरेटर से रिसीवेबल बन गया। इसमें नॉशनल एक्सपेंस क्या डेप्शन तो नहीं बनी ना, क्योंकि वो तो हमारे पीपी क्रेडिट हो गया। कुछ भी ऐसा लगता है जो मतलब पैसों में नहीं होता, लेकिन हो सकता है बैड डेट हो सकता है। देखो इस सवाल में तो डाटा नहीं है ना, वरना जॉइंट ऑपरेशंस की पूरी बैलेंस शीट के टुकड़े लेने थे हमने, तो उनका रिसीवेबल भी होना था, वो भी लेना था हमने, उसके क्रेडिटर्स भी होने थे, वो भी लेने थे हमने, तो वो सब कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने सिर्फ दूसरे ऑपरेटर को रिसीवेबल बना लिया। जी फिर भी यही होता, ये एक्सपेंसेस लेते और साथ क्रेडिटर का हिस्सा आ रहा होता, इतना रेवेन्यू होता साथ डेटर का हिस्सा आ रहा होता, तब भी ऐसे ही होता। लेकिन वो डेटर का हिस्सा अलग डेटर्स में आ रहा होता, क्रेडिटर्स का हिस्सा अलग क्रेडिटर्स में आ रहा होता। अब हमने नेट एक ही अपना उस दूसरे ऑपरेटर का रिसीवेबल बना लिया। तो यहां पर क्या करूं, यही कर देता हूं, चलें। शेयर इन प्रॉफिट्स, तो 440 माइनस 268 माइनस 52 माइनस 62 का 40%। है जी, अरे सॉरी ये 42 ऑलरेडी 40 है, 62 कहां से माइनस हुआ है? 62 कहां माइनस हुआ? अच्छा देखें, आप ये कह सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, पेड का वर्ड है, तो फिर तो डेप्शन के अलावा हुआ है ना वो। अगर पेड का वर्ड ना होता तो आप कह सकते थे कि इस 130 के अंदर 62 ऑलरेडी शामिल है, लेकिन पेड का है उसने। 40 सॉरी हुआ था जी, कितना बनाइए 50। तो ये हम लोग अपनी रिटेन अर्निंग में जॉइंट ऑपरेशंस के प्रॉफिट्स का हिस्सा ले लेंगे। जी आप नोट कर रहे हैं तो कर ले, मुझे जगह चाहिए मिटाना। चलिए ऊपर मिटा देता हूं। इसी के नीचे चल रहा हूं। जॉइंट ऑपरेशंस 58, एसएल में 58। ये बीएल का है? अच्छा जी बीएल का, सॉरी बीएल का ये, जी बिल्कुल बीएल का है। पॉइंट 6 में कुछ नहीं। चलें जी, अब निकालते हैं एडजस्टमेंट इन इक्विटी और गेन ऑन
डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। यार इस पे जरा कैमरा लाना, मैं मिटाऊं उसको, फिर आप लोग भी ये नोट करना तो कर लें। मिटा दो। करिएगा टोटल, ये मैंने कर दिया, चलो बाकी अब आसान वाला आप कर दें। किधर? 3 और 2 9। वर्किंग 4 इक्विटी एडजस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना, कितने के बेचे हमने? 1188 माइनस इंक्रीज इन एनसीआई, एक्विजिशन वाली वैल्यू कितनी थी? 900 थी 20, और इसको अब हमने 40 कर दिया, ऊपर 40 लिखो। इंक्रीज अदर रिजर्व्स तो कोई नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स कौन से वाले पे लगाऊं? 1100 पे, 1000 पे? ग्यारह सौ वाले पे। जो पुरानी एनसीआई थी डिवाइड इनटू इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज परसेंटेज, और ये किस दिन हो रहा है काम? ये कॉलम इसी के लिए बनाया हुआ, ये बात, ये कॉलम इसके लिए बनाया, यानी 1100 के ऊपर 68 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये लिखेंगे अब हम अदर रिजर्व में बैलेंस शीट में, क्योंकि और तो कोई अदर रिजर्व है नहीं। और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल consideration received to 926, fair value of investment retained कितने परसेंट रिटेन्ड है? 25%। तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी?
जी 220 में से 25% हमारे पास है, 36 का एक है, 1980। और आगे किस चीज का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया? 1980। अब ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन गया, और चूंकि आखिरी दिन ही बना है इसलिए बस यही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, वरना अगर इसके बाद कुछ और टाइम गुजरना होता तो उसके प्रॉफिट्स भी फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में आते हैं, लेकिन चूंकि बिल्कुल साल के आखिरी दिन का वाकया है तो बस यही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इसमें से लेस नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज्ड, उस वक्त नेट एसेट्स थे कितने, कैपिटल कितना था? 220, 2200, प्रीमियम था 900, अदर रिजर्व्स कोई नहीं थे, रिटेन अर्निंग्स थी 2500, 3200, और कोई एडजस्टमेंट्स की हो, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं, और क्या लिखूं? हाँ, गुडविल 800 या 640? 640 जो अब रह गई है 640, ये उस वक्त नेट एसेट्स थे, और इसमें से एनसीआई वाला पोर्शन निकाल देते हैं। वैल्यू एट एक्विजिशन, एक्विजिशन वाली वैल्यू थी 900, जो 900 से कितनी बन गई हुई थी? ये 40 बन गई हुई थी ना जब हमने ये डिस्पोजल किया है, उस वक्त एनसीआई कितनी हो चुकी हुई है? 40। ये उसको हमने 20 से 40 बना दिया, तो ये क्या बन गया? 1800। और रिटेन अर्निंग्स में एनसीआई का हिस्सा, कौन सी रिटेन अर्निंग लू? टोटल, यानी ये या ये दोनों? दोनों। 1100, दोनों क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहले हम एनसीआई पूरी कर चुके होंगे, अभी एनसीआई सारी 40 कर दी हुई है हमने, तो एनसीआई 40, 720। ये डब्बा 25 4420, तो गेन ही लग रहा है 486 का आ गया गेन। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, $486। चौंतीस 29 का 60%, 2057.4 एड शेयर इन ML 1100 पे 80% और 700 पे 60%, पूरा
एसएल वाले कॉलम का टोटल ये सबका टोटल 8963.4 ये हो गई रिटेन्ड अर्निंग्स। वर्किंग 6 एनसीआई, किसकी एनसीआई निकालनी है? बीएल की। तो बीएल की एनसीआई एक्विजिशन पे थी 5120 और रिटेन्ड अर्निंग्स में इसका हिस्सा है 3429 का 40%। 137.6 6491.6। बैलेंस शीट बना दें जल्दी से, बैलेंस शीट पूरी बना दें जी। हाँ जी, आ रहे होते। वो गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। हाँ हाँ ऐसे ही है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि अगर 10-15 साल बाद भी हम ग्रुप बना रहे हैं तो पुरानी वाली अदर रिजर्व्स को बगैर वजह के रिटेन अर्निंग में, अच्छा हाँ ये भी अदर रिजर्व वो कौन से हैं? बल्कि हाँ वो भी रिटेन अर्निंग में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अदर रिजर्व वो कोई कुछ तो थे ना, जो भी थे, चाहे वो रीवरेज सरप्लस था वो भी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, और जो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले थे वो भी चला जाएगा। तो वो सब हमने रिटेन अर्निंग में डाल देने, तो बात फिर हो गई सब रिटेन अर्निंग में इकट्ठा हो गया। बल्कि असल में भी डाला जाता है, यानी अगर ये आपने मुझसे पूछा तो याद आ गया, आयत में बात लिखी भी हुई है, ये जो सब्सिडरी के वो थे ना रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह, तो अब चूंकि खत्म हो गया तो वो सरप्लस भी रिटेन अर्निंग में जाते हैं, तो अदर रिजर्व पे रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाता है। ये जो इजाजत होगी जिसमें कि आप ले लें अदर रिजर्व को चल बैलेंस शीट पे बना दे यार।
सर ये इजाजत के डिस्पोजल के वक्त में आने वाले सालों में कभी नहीं होता है। अच्छा, इसको डिले करके क्या फायदा होगा? Tally? Yes, 119. जी टोटल कितना? बिल्कुल सही है। 41993 जिनसे नहीं टैली हुई पीपीई, एसएल और बीएल के, एमएल तो गया, और साथ ये जो हमने वो जो किधर क्या बता दिया, वो जो जॉइंट ऑपरेशंस के हमने पीपी का हिस्सा बनाया था 620, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की है 62। फिर इसके अलावा 200 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है और ये 25 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो पीपी, एसएल प्लस बीएल प्लस ये 200 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस ये 25 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन प्लस 620 जो जॉइंट ऑपरेशन में हमारा पीपी का हिस्सा है माइनस 62 वो जो उस जॉइंट ऑपरेशन वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। तो पीपी हो जाएगा 28233।
जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं सवाल के अंदर, वो तो तीनों फारिग कर दी हमने, और जो बाकी बची एमएल वाली रह गई, ये वाली, ये आइंदा से क्या कहलाएगी अब? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो ये अलहदा से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1980 आ जाएगी। स्टॉक एसएल और बीएल और माइनस ये यूआरपी, ये बन जाएगा 4160। और ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के अंदर एसएल और बीएल वाले, और साथ ये जो इधर बिठा दिया मैंने, वो जो 120 बनाया था जॉइंट ऑपरेशंस वाला, वो 120 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4120। और कैश एंड बैंक एसएल और बीएल का, कैपिटल सिर्फ एसएल का, प्रीमियम सिर्फ एसएल का, अदर रिजर्व्स ये वाला, रिटेन अर्निंग की वर्किंग हो गई, एनसीआई की वर्किंग हो गई, और करंट लायबिलिटीज एसएल और बीएल की ऐड हो जाएंगी। बस डन। वो निकालें कल वाला एसओसीआई नोट्स। कल जो डिस्पोजल पढ़ा रहा था उसमें अब एसओसीआई पे आते हैं। कल मैंने एसओएफपी पूरी करा दी थी, अब एसओसीआई पे आते हैं। और एसओसीआई पे, अच्छा एसओसीआई पे ना एक पुरानी बात है, वो एक स्टूडेंट को मैंने कहा था ग्रुप में, फिर मैं भूल गया था, पहले वो कर देता हूं। जाग रहे हैं? एसओसीआई के हवाले से जब मैंने आपको बेसिक कंसोलिडेशन रिवाइज कराई थी सारी, और उसके लिए कैफ 7 के सवाल, जितने आपको सवाल दिए थे वो कैफ 7 वाले ही थे, और वो आप खुद ही कर रहे थे। उसमें एसओसीआई ही की एक चीज एक स्टूडेंट ने पूछी थी, मैंने ग्रुप में कहा था कि आगे किसी क्लास में बता दूंगा, तो वो अब बताता हूं। लास्ट वीक में किया था स्टेप एक्विजिशन। अगर ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी खरीदी है 3 महीने पहले, तो एसओसीआई पे क्या होता है? 3 महीने की सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी सारा कुछ 3/12 कर लेते हैं ना। होना असल में क्या चाहिए? असल में यह होना चाहिए कि पूरे साल की इनकम स्टेटमेंट की बजाय एक अलहदा इनकम स्टेटमेंट बननी चाहिए स्पेशल। किस पीरियड की? उन 3 महीने की, क्योंकि हर महीने जरूरी थोड़ी इनकम्स बराबर हो, और असल में बिल्कुल बन सकती है। क्यों? डाटा होता है। एग्जाम में चूंकि डाटा नहीं होता, इसलिए एग्जाम में अजम्पशन ये ली जाती है कि हर महीने बराबर इनकम एक्सपेंसेस थे। हो सकता है ये अजम्पशन लिख के कह दी जाए ना, तो फिर अंडरस्टूड है फिर भी। यही वजह है कि हम एस की सारी फिगर्स को जब बाय 12 करते हैं तो उससे क्या होता है? पर मंथ, यानी हर महीने बराबर है, इनटू 3 मंथ्स। तो असल में क्या होना चाहिए, जब भी सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर रिक्वायर होती है, अगर 2020 की कंसोलिडेशन कर रहे हैं और सब्सिडी हमने यहां आके एक्वायर की है, तो हम पेरेंट की फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस के साथ सब्सिडी के इस पोर्शन के इनकम एक्सपेंसेस कंसोलिडेट करेंगे। चूंकि असल में डाटा होता है, तो इस 3 महीने की अलहदा से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी। हो सकता है सीजनल फैक्टर हो और सब्सिडी की आधी से ज्यादा ट्रांजेक्शन यहां होती हो सकता है, लेकिन एग्जाम में चूंकि डाटा नहीं होता, तो एग्जाम में सब्सिडी की फॉर द ईयर चीजों को 3/12 कर लिया जाता है, अज्यूमिंग के हर महीने बराबर इनकम एक्सपेंसेस थे। सीफैप लेवल पे तो अब इतने सारे सवाल तो सारे देख लिए, उनमें तो ऐसी चीज नहीं मिली, लेकिन कैफ में ऐसा है
तो इसलिए बिल्कुल आपको भी दोबारा ये टेस्ट हो सकता है। वो ये कि सवाल में कोई एक्सेप्शन बना दी जाए, यानी ये कहा हो कि सब्सिडरी के सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस इवनली थ्रू आउट द ईयर है। क्या मतलब इवनली थ्रू आउट द ईयर? एक्सेप्ट फॉर सम, यानी कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर दी जाए। अब इस एक्सेप्शन से क्या फर्क पड़ेगा वो मिसाल से समझाता हूं। अगर एस की सेल्स पूरे साल की 12,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरे साल की 9,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे साल के 1200 हैं, अदर इनकम 600 है, पीबीटी देखें 2400, टैक्स 120 है, पैट 2280। अगर ये लिखा हो कि प्रॉफिट्स, अच्छा मैं बताने ये लगा हूं कि कैफ लेवल पे एक्सेप्शंस टेस्ट हो जाती हैं, सीफएप में भी हो सकती है। और ये किस सिनेरियो की बात कर रहा हूं? अगर हमने पहले साल का सवाल करते हुए कुछ महीने गुजरने के बाद सब्सिडी खरीदी है या बेची है, तो उस सूरत में अभी तक सवालों में क्या होता है कि अजम्पशन है कि सब्सिडी ने ये जो पूरे साल में किया, ये पूरे साल में इवनली किया, यानी हर महीने बराबर। तो इसके लिए लिखा हो सकता है कि अज्यूम प्रॉफिट्स अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी हर महीने का प्रॉफिट बराबर है। देखें, प्रॉफिट होता है इनकम्स और एक्सपेंसेस का नेट। अगर प्रॉफिट हर महीने बराबर है तो इसका मतलब है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस भी हर महीने बराबर है, तभी तो प्रॉफिट हर महीने बराबर है, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम्स का नेट ही तो प्रॉफिट है। तो अगर कहा जा रहा है प्रॉफिट हर महीने बराबर है, तो इसका मतलब है कि इनकम्स एक्सपेंसेस भी हर महीने बराबर है। लेकिन अगर लिखा मिले कि वैसे तो सब इनकम एक्सपेंसेस इवनली थ्रू आउट द ईयर है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन आइटम्स। मिसाल के तौर पे अदर इनकम के अंदर 450 एक ऐसी इनकम है, ये हमने कोई पुराना फर्नीचर बेचा था और वो भी यहां बेचा था, इधर, यानी एक्विजिशन के बाद, उस पे 450 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आया था। अगर मैं 600 को बाय 12 कर दूं तो इसका मतलब है कि हर महीने बराबर इनकम है। तो अगर 600 बाय 12 हो गया, इसका मतलब 450 भी बाय 12 हो गया। तो क्या ये बाय 12 होना चाहिए? नहीं, ये होगा एक्सेप्शनल आइटम। अब इस तरह की एक्सेप्शनल आइटम्स को कैसे डील करना है वो समझाता हूं, और एक मिसाल और ले लेता हूं। ये जो 1200 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इनमें 300 ऐसा है जो हमारा कोई बैड डेट था, वो भी जुलाई में, यानी इधर कहीं वो एक स्पेसिफिक पुराना डेट चला रहा था, वो राइट ऑफ कर दिया। तो वो 300 भी बाय 12 करना ठीक है? नहीं। तो इस 1200 में 300 ऐसा है जो जुलाई से रिलेटेड है। इस 600 में 450 ऐसा है जो जून से रिलेटेड है। अब ये दो हैं एक्सेप्शनल आइटम्स, इनके अलावा बाकी सब सही है। तो अब हम कंसोलिडेशन ऐसे करेंगे, इनमें कोई मसला नहीं, 3/12 ओके, इसमें कोई मसला नहीं, 3/12 ओके। इस 1200 और इस 600 को कैसे तोड़ें? 1200 में से ये एक्सेप्शनल पहले साइड पे कर लें, बाकी को 3/12 कर लें। इसी तरह इस 600 में से 450 पहले साइड पे कर लें, बाकी को 3/12 कर लें। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1200 में से 300 हटा के बाकी 3/12 करें, क्या बना? इस 1200 में से 300 अलग कर लिया, 900 अलग कर लिया, और इसको अब 3/12 कर दिया। इस 300 के अलावा जो बाकी हैं, उनमें से ये पोस्ट फेज से रिलेटेड निकल आया,
और ये 300 पोस्ट फेज का है? नहीं, तो बस ये हैं पोस्ट फेज के एक्सपेंसेस। सेल्स 3/12, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3/12, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये। इसी तरह अदर इनकम 600 में से क्या करूं, 450 अलग कर लूं, 150 अलग कर लूं, और इस 150 को क्या करूं, 3/12, 37.5। ये किस फेज का है? तो ये है पूरा का पूरा साबुत पोस्ट फेज का, तो इसको मिला लें तो पोस्ट फेज का बन गया 487.5। तो अब जो हम सब्सिडरी कंसोलिडेट कर रहे होंगे, सेल्स 12,000 इंटू 3/12, कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,000 इंटू 3/12, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 225, अदर इनकम 487.5, टैक्स 120 इंटू 3/12। यहां तक ओके? अगर मैंने इनकम एक्सपेंसेस में से कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स को n/12 नहीं किया, तो फिर मैं इस 2280 को भी n/12 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 2280 को 3/12 कर लिया तो उसका मतलब सब कुछ 3/12 कर लिया, हालांकि सब कुछ नहीं किया 3/12। तो अब एनसीआई की वर्किंग में जब एस का पैट लेंगे तो वो क्या करेंगे, 2280 3/12 नहीं, या तो हर फिगर पोस्ट फेज की तो निकाल ही लिए, सेल 3/12, कॉस्ट ऑफ सेल 3/12, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम ये 3/12, तो इनको नेट कर ले, या तो ऐसे कर ले, बल्कि ऐसे ही कर ले, है कैसे? नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा, या तो ऐसे कर लें, या फिर एक और तरीका। ये एक और तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बैलेंस शीट का सवाल दिया हो, जिसमें आपको बस कहा हो पैट फॉर द ईयर इतना, फिर कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका यह है कि आप 2280 में से पहले ये एक्सेप्शनल आइटम्स रिवर्स कर दें, यानी 450 इसमें से लेस कर दें, अदर इनकम थी ना, और वो एक्सपेंस ऐड बैक कर दें। अब ये इन दोनों के अलावा वाला प्रॉफिट है, इसको 3/12 कर दें। कर दिया? वो जो दो चीजें उतार के साइड पे रखी थी, उनमें से पोस्ट फेज की कौन सी है, वो ऐड कर दें। ये एनसीआई की वर्किंग में एस का पैट आ जाएगा। तो एसओसीआई के सवाल में अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है और हमें एस को इस तरह से n/12 करना है, तो आपको सवाल में ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं पर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स तो नहीं कह दिया। अच्छा, वो कहां होगा? यानी अगर सवाल वाला कह रहा है अज्यूम प्रॉफिट्स इवन नहीं है, तो बस ठीक है, अज्यूम प्रॉफिट्स इवन नहीं है, फिर खुद चुन चुन के ना निकालें कि एक्सेप्शनल आइटम है। हाँ, अगर सवाल वाला कहता है कि एक्सेप्ट फलाना, फिर एक्सेप्शन है, वरना इन चक्रों में ना पड़े। हाँ जी, वो किसी स्टूडेंट को मैंने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने करके तो कैमरे को देख के हाथ हिला दिया, अब मैंने जवाब दे दिया आपकी बात का। यहां बैठे हुए में से कुछ सवाल इस पे। तो वो तो एक्विजिशन की भी डेट बताई हो सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई पर्टिकुलर आइटम हमें नजर आ रहा है एक्सेप्शनल है। अगर तो ऐसा है ना कि वो एक्सेप्शनल आइटम है ही बहुत ऑब्वियस, यानी एस की अदर इनकम में आई सिर्फ 450 रहा है, फिर तो बहुत ही ऑब्वियस है। यदि है ही 450 और वो है ही आखिरी महीने का, तो उसको ना करें, फिर एक्सेप्शन कहने का इंतजार ना करें। लेकिन अगर अदर इनकम में और भी बहुत कुछ है, तो फिर इन चक्रों में ना पड़े। लेकिन अगर आप कर भी लेंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं कर देगा। क्लास कब शुरू हुई थी?
चलो थोड़ी सी गुंजाइश है अभी। एसओसीआई डिस्पोजल, एसओसीआई के नोट्स पे आ जाए। IFRS 5 होता था एक, बल्कि छोड़े अभी, वो अभी नोट्स रहने दें। IFRS 5 वाली बात एक रिवाइज कराता हूं, बाकी फिर लेक्चर 60 में बताता हूं, ताकि वन गो में ही सारा एसओसीआई हो जाए। IFRS 5 था एक, IFRS 5 में सीखा था, एक होता था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं हमारे ऐसे ऑपरेशंस, अच्छा उनमें भी था कि वो प्रॉपर एक यूनिट हो बिजनेस का, जो या तो बेच दिए हों फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, या फिर हेल्ड फॉर सेल करार पा गए हों। ऐसा ग्रुप, ऐसा ऑपरेशंस, ऐसा यूनिट जिसके अपने प्रॉफिट्स होते हैं, सब्सिडरी, या तो फॉर द ईयर बेच दिया हो, या ईयर एंड आ गया हो और ईयर एंड पे आके वो क्लासिफाई हो गया हो एज हेल्ड फॉर सेल, तो ये होते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मैंने इसकी ना एक मिसाल बना के उसको बैलेंस शीट में भी और एसओसीआई में भी उसके 2-3 सिनेरियो बना के आपको एक पीडीएफ फाइल दी थी कि अगर कंपैरेटिव में चेंज है तो क्या हुआ, चेंज नहीं है तो क्या हुआ, ये मैंने एक फाइल बना के दी थी। अभी उसमें सिर्फ इतना याद दिला देता हूं कि अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर या तो कोई ऑपरेशंस बेच दिए या हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिए, तो जो फॉर द ईयर उनसे एक्सपेंसेस इनकम्स थे वो फिर एसओसीआई के फेस पे नहीं आ रहे होते। यानी अगर हमारा बिजनेस 2 टुकड़े अगर करें, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड, सेल्स इसकी है 100, इसकी है 400, कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी है 60, इसकी है 320, इसी तरह से इससे रिलेटेड पैट बनता है 22 और इससे रिलेटेड बनता है 85। वैसे अगर देखा जाए तो फॉर द ईयर बिजनेस की टोटल सेल्स कितनी है, लेकिन हम एसओसीआई के फेस पे सेल्स 500 नहीं लिखेंगे, हम फेस पे 400 सेल्स लिखेंगे। यानी एसओसीआई के फेस के ऊपर जो चीजें आएंगी ये सारी चीजें, ये सारी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाली आएंगी, यानी जो कंटिन्यूड है अभी भी, जैसे सेल्स में 400 आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में 320 आएगा, इस तरह करते करते जो पैट निकलेगा वो निकलेगा 85, 107 नहीं 85। पहली लाइन से लेके पैट तक ये सब वो होगा जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अलावा है, और इस 85 को हम बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और फिर हम एक अलग से वर्किंग करेंगे जिसका एंड पे आंसर 22 आ रहा होगा, और ये 22 इस फैक्ट्री से कमाया हुआ पैट और इसी में एडलेस करेंगे इस फैक्ट्री को बेचते हुए अगर कोई प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ तो। देखें ये तो है जो इस फैक्ट्री के ऑपरेशन से था। अगर हमने ये फैक्ट्री बेच दी है, जैसे सब्सिडरी है, तो उसको बेच के भी तो गेन लॉस है ना, फर्ज कर लें वो 5 है, तो वो भी इसी के अंदर शामिल करके हम इस 27 को बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये जहां लिख के फिर आता है आगे ग्रैंड नेट प्रॉफिट। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस जो फॉर द ईयर बेच दिए या क्लासिफाई कर दिए हेल्ड फॉर सेल। एसओसीआई में उनकी प्रेजेंटेशन ये है कि जब पूरी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है, पैट निकल आता है, तो फिर अलहदा से एक लाइन आती है प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और वो उसमें ऐड होती है, फिर ग्रैंड पैट बनता है। चलें बाकी बातें इसमें लेक्चर 60 में करता हूं।
हम लोग जब अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में हैं या फैमिली गैदरिंग के अंदर हैं, तो उस गैदरिंग के असरात वो होते हैं जैसी वहां डिस्कशन हो रही होती है। यानी अगर उस गैदरिंग के अंदर अल्लाह का जिक्र हो रहा है तो उस गैदरिंग पे बरकतें, रहमतें नाज़िल होनी शुरू हो जाती हैं। सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों गवाही देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग भी अल्लाह का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और रहमत उन पर छा जाती है और सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह उनका जिक्र उनमें फरमाता है जो उसके पास है। मतलब देखें, अभी इस वक्त हम 10-12 लोग इस कमरे में हैं और हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे थे, कम से कम मैं बहुत मेहनत कर रहा था। तो इस सारी डिस्कशन का रिजल्ट या तो रिपोर्टिंग समझ आ गई या नहीं आई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये जो मैंने 2 मिनट पहले बोलना शुरू किया, मैं अभी अल्लाह की बात कर रहा हूं, हमें बेशक नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां फरिश्ते आके बैठ चुके होंगे और इतने आ चुके होंगे, शायद मैं जितनी प्रोलॉन्ग करता रहूंगा बात, फरिश्ते और आने शुरू हो जाएंगे। और ये तो फिर कम बात है, इससे बड़ी बात क्या है, अल्लाह ताला अपने जो उसके दरबार में फरिश्ते हैं उनमें हम सबका नाम ले लेके भी जिक्र कर रहा हूं। तो अपना प्रोटोकॉल चेक करें। अगर हमारा अभी इस वक्त पाकिस्तान की तो खैर फारिग सी असम्बली है, लेकिन अगर पाकिस्तान की असम्बली में भी हमारा जिक्र हो जाए ना, तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों में हमारा जिक्र फरमा रहे हैं इस वक्त। अगली क्लास में मिलते हैं।